आप आश्वस्त रहिए, आपका ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है। वो एक अकेला चल पड़ा, मैं उसकी ही कतार हूं, मैं भी चौकीदार हूं। अब हम जैसे सामान्य माँ बाप ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ें, क्योंकि इस तरह की सुविधाएं अमूमन सरकारी स्कूलों में नहीं होती हैं। ये हकीकत है मनीष जी। अब सवाल ये उठता है कि आपने इस तरह के प्रयास किए, लेकिन जो आपके विरोधी हैं वो कहते हैं कि एक रिपोर्ट है और वो सीवीसी की तरफ से आई है। अब देखिए, ये एक एक्सीलेंट क्लासरूम है या हॉल, ऑडिटोरियम। अमूमन इस तरह के आपको हॉल्स दिखेंगे प्राइवेट स्कूलों में जहाँ फ़ी बहुत ज़्यादा होती है। सरकारी स्कूलों में ये अपने आप में एक रेवोल्यूशन हो सकता है लोगों के लिए, इस तरह की व्यवस्था, कुर्सियाँ। तो प्रॉब्लम है कि आपने इतने बढ़िया वुडवर्क करा दिया, इतने बढ़िया फ्लोरिंग करा दी, इतने बढ़िया ये बोर्ड बनवा दिए, इतना बढ़िया फर्नीचर लगवा दिया, पंखे लगे हुए हैं बहुत सारे कमरों में, बहुत सारे स्कूलों में एसी भी लगे हुए हैं, खिड़कियाँ देखो शानदार हैं। ये कह रहे हैं ये भ्रष्टाचार है। जी, ये प्रॉब्लम नहीं हो सकता, आप भी जानते हैं। ये अच्छी चीज़ें प्रॉब्लम कैसे हो सकती पर है उनके माइंडसेट में यही प्रॉब्लम है। वो ये कह रहे हैं कि ये क्यों करवा दिया। आप पढ़ो इनके बीजेपी के नेताओं के भाषण सुनो, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखो। बोले इतने कमरे बनवा दिए थे, इतने बन गए, इसमें इतना खर्चा हो गया। अरे यार, अच्छा बनवाऊंगा तो खर्चा तो होगा ही होगा। जाहिर है। इतना अच्छा बनवा के दिखाओ तुम। पर आप शिक्षा मंत्री हैं और वो सवाल जो उठ रहे हैं उसका सीधा जवाब आपसे बेहतर कोई नहीं देगा। सीबीसी की एक रिपोर्ट है जो सबके सामने है और उसमें तमाम प्रश्न उठाए गए। वो प्रश्न आप जानते हैं, क्या कहेंगे उन सब के बारे में? सीबीसी इनका, सीबीआई इनकी, ईडी इनकी, दिन रात केवल ये देखते रहते हैं कि कोई अगर काम कर रहा है तो उसको रोका कैसे जाए। आजकल ये संस्थाएँ कोई गलत करने वालों को नहीं पकड़ रही। कोई अच्छा काम अगर अपोजिशन में कर रहा है तो उसको कैसे पकड़ा जाए, उनका 24 घंटे यही काम है। 24 घंटे फैक्ट्री है, काम रोकने की फैक्ट्री बन गई है। सीबीसी, सीबीआई, ईडी, देश के प्रधानमंत्री 24 घंटे ये सोचते रहते हैं अच्छे कामों को कैसे बंद किया जाए। यार, एक सिंपल सी चीज़ है, आज आप इस स्कूल में, इसमें पोटेंशियल है, ये देश का, दुनिया का शानदार स्कूल है। जाहिर है, मैं देख पा रहा हूँ कैंपस बड़ा। 8 साल हो गए प्रधानमंत्री को काम करते हुए। हाँ। इन्होंने सारी मेहनत करके अपने एक दोस्त को देश का नंबर 1 आदमी बना दिया, अमीर, दुनिया का नंबर 3 अमीर आदमी बना दिया। अगर स्कूलों में मेहनत करते तो आज हज़ारों स्कूल दुनिया के नंबर 1 स्कूल बने होते। अगर यूनिवर्सिटीज़ पे मेहनत करते तो आज हज़ारों यूनिवर्सिटीज़, सैकड़ों यूनिवर्सिटीज़ दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटीज़ बनी होती हैं और देश का नाम हो रहा होता। ये दोस्तों को अमीर बनाने से नहीं होगा, इन स्कूलों को अमीर बनाओ, इन स्कूलों पे पैसा खर्च करो, तब देश आगे बढ़ेगा। क्या प्रॉब्लम इसलिए भी है मनीष जी क्योंकि आपकी पार्टी और आपके नेता के नेशनल एम्बिशंस हैं? मेरे एम्बिशन तो इसको लेके हैं कि देश का हर स्कूल ऐसा होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी कर लें, हम पैरों में गिर के कहेंगे बहुत बढ़िया कर रहे हो जी, हम आपके साथ खड़े हैं। पर वो तो स्कूल के खिलाफ हैं। उनके शिक्षा मंत्री अभी थोड़े दिन पहले कह रहे थे जिनके पास पैसा है, जिनको अपने बच्चे अच्छे पढ़ाने, वो फीस दे के पढ़ा लो, बाकी के लिए गवर्नमेंट स्कूल हैं। लेकिन आपके यहाँ जब रेड पड़ रही थी उस दिन आपके पार्टी के ही सहयोगी कह रहे थे कि दरअसल 2024 का चुनाव आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल बनाम मोदी है और इसी कारण से रेड है। ये 2024 में देश के सामने यही मॉडल जाना है कि ऐसे स्कूल बनवा लो या किसी प्रधानमंत्री के एक और दोस्त को अमीर बना लो। 24 में लोग यही चुनेंगे। लड़ाई इसी बात की है। मनीष जी, ऐसा क्यों है? क्योंकि आप मध्य में हैं सारे विवाद के और तरह तरह की बातें जो कही गई, चाहे वो आबकारी बातें हो, स्कूल के बारे में हो। देखो, ये कॉन्फ्रेंस रूम बनवाया है। ये देखिए, जरा अंदर आके देख लेते हैं। इस तरह के कॉन्फ्रेंस रूम देखिए कंपनियों में होते हैं ऐसे। बिल्कुल। प्राइवेट स्कूलों में, प्राइवेट कंपनियों में कम से कम, सरकारी स्कूलों में कम होते हैं। और इस तरह का मॉडल अगर रेप्लिकेट पूरे देश में हो तो शायद शिक्षा के लिए सबसे बेहतर बस हो। देश को अगर नंबर 1 बनाना है तो प्रधानमंत्री को सारे मुख्यमंत्रियों के साथ बैठना चाहिए, अरविंद केजरीवाल जी के साथ भी डिस्कस करना चाहिए। बताओ भाई, और मुख्यमंत्रियों ने भी अच्छे किए होंगे, सबको कह के प्रधानमंत्री जी को कहना चाहिए कि भाई ये मुख्यमंत्री ने जो ये अच्छे काम किए हैं पूरे देश में होने। प्रधानमंत्री जी बैठ के सोचते हैं ये मुख्यमंत्री अच्छा अपोजिशन पार्टी का है, इसके यहाँ सीबीआई अभी तक क्यों नहीं गई, जरा पता करो। मजाक। मेरा आखिरी प्रश्न है, आपके बैकग्राउंड को हम सब जानते हैं। आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, समाचार माध्यम से जुड़े हुए थे और बड़ी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे। आप लोगों के सेवा में लगे हुए हैं, रहना चाहते हैं। मध्य में आप ही क्यों हैं विवादों के? बहुत से लोग हैं। क्योंकि मेरी गलती है कि मैं अरविंद केजरीवाल का शिक्षा मंत्री हूँ। क्योंकि मेरी गलती है कि सरकारी स्कूल के बच्चे आज सरकारी स्कूलों में ऐसी पेंटिंग बनाना सीख रहे हैं। देखो, ये पेंटिंग सरकारी स्कूल के बच्चे बना रहे हैं। ये पेंटिंग मैंने सरकारी स्कूल इतने अच्छे करवा दिए हैं कि आज सरकारी स्कूल में इस तरह का वातावरण है।
इसलिए अरविंद केजरीवाल विवाद के घेरे में है। टारगेट पर हैं आप, इसलिए क्योंकि इनको शिक्षा से प्रॉब्लम है, इनको अच्छे स्कूलों से प्रॉब्लम है। इसीलिए आप कहते हैं कि कुछ मिलता नहीं है, फिर भी हमारे लॉकर्स, हमारे घर, हमारे सब कुछ आप छान लो, सब मान लो। इससे अच्छा थोड़ा टाइम स्कूलों में लगाओ, कुछ देश के लिए अच्छे ख्वाब जगेंगे। नेता यहां मौजूद हैं तो यह विषय दिल्ली का है। आज एक बहुत गंभीर खुलासा और एक जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बिग एक्सपोजे आज यहां होने वाला है। शराब, कमीशन और घोटाला, इसको लेकर दिल्ली में विगत दिनों में भारतीय जनता पार्टी ने, दिल्ली की जनता ने आंदोलन किए और जिस प्रकार से शराब नीति में मोटा माल मनीष सिसोदिया जी ने कमाया, जिस प्रकार से कमीशन का खेल हुआ, इस विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए हैं और कई सवाल हमने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से पूछे हैं। सिर्फ मेमोरी को फ्रेश करने के लिए मैं याद दिलाना चाहूंगा कि 5 सवाल हमने आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी से पूछे थे कि ये जो पुरानी शराब नीति थी उसमें क्या खामी थी जिसके कारण एक नई शराब नीति लाई गई, और नई शराब नीति में क्या कमी थी जो उसे आनन फानन में वापस लेना पड़ा। रवि धवन जी की जो एक्साइज कमिश्नर थे तत्कालीन, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी कि नई शराब नीति कैसी होनी चाहिए, उसके रिकमेंडेशंस को ताक पे रख करके ऐसी क्या कंपल्शंस थे कि अरविंद केजरीवाल जी ने एक ऐसी शराब नीति बनाई जिसमें उन्होंने रिकमेंडेशंस को नहीं माना। तीसरा सवाल हमने पूछा था कि ब्लैक लिस्टेड कंपनीज को आपने आखिरकार क्यों ठेका दिया। चौथा सवाल हमने पूछा था कि कानून के हिसाब से जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो रिटेल में नहीं आ सकते, उसके बावजूद आपने अपने मित्रों को बुला करके जो मैन्युफैक्चरर्स थे उनको आपने रिटेल में काम कराया। पांचवा सवाल हमने यह भी पूछा था कि क्या कारण थे कि पहले जो फायदा या कमीशन ठेकेदारों को 2% का मिलता था उसे आपने 12% में तब्दील किया, जिसके कारण दिल्ली सरकार को भारी नुकसान उठाना पड़ा और ठेकेदारों को बहुत फायदा हुआ। मनीष सिसोदिया जी और अरविंद केजरीवाल जी के मित्रों का बहुत फायदा हुआ। 144 करोड़ रुपया ये जो लाइसेंस फीस था अपने मित्रों का, बिना कैबिनेट के अप्रूवल का, इन्होंने क्यों माफ किया। ये कुछ सवाल हमने आपके माध्यम से केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया से पूछा था, जवाब आज तक नहीं आया। इसलिए आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम जो दिखाने वाले हैं, स्टिंग मास्टर का स्टिंग हो गया है। अरविंद केजरीवाल जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने खड़े होकर कहा था कि देखो जी, अगर कोई भ्रष्टाचार करे तो आप जरूर उसका स्टिंग कर लेना, आप उसकी रिकॉर्डिंग कर लेना और हमें रिकॉर्डिंग भेज देना, तो हम जो है सच दिखा देंगे। तो आज वही हुआ है, एक स्टिंग हो गया है जो अब पब्लिक डोमेन में है, स्टिंग मास्टर का स्टिंग हो गया है। और इस स्टिंग में जो कंटेंट है जो आप अभी देखेंगे, इससे एक बात स्पष्ट होती है कि जो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की कसम खाकर आए थे, वो आज दरअसल कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी के रूप में सामने आई है। ये आम आदमी पार्टी कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी, और दिल्ली के जो नेताओं ने कहा था कि ये बेउड़ी सरकार है, आज कहीं ना कहीं वो साबित हो रहा है। बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में आज इस स्टिंग में आप देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल और उनके सिपहसालार मनीष सिसोदिया ने किस प्रकार से मोटा माल कमाया है, अपने मित्रों से कैसे पैसे कमाए हैं, कैसे दलाली ली। कमीशन को हिंदी में दलाली कहते हैं, और यही बात आज इस स्टिंग ऑपरेशन में सामने आएगा कि किस प्रकार लोग दलाली देने के लिए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी के पास जाते थे और एक मोटी दलाली कमा करके
दिल्ली के एक्साइज पॉलिसी को लाया गया, दिल्ली को नुकसान में ढकेला गया और अपने को प्रॉफिट में रखा गया। और ये सारा का सारा स्टिंग, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ, उस व्यक्ति के मुंह से सुनेंगे जो व्यक्ति खुद मनीष सिसोदिया जी के हाथों में पैसा पकड़ाता था। मोटा माल जो मनीष सिसोदिया को दलाली और कमीशन के रूप में देता था, आप खुद उस व्यक्ति के मुंह से सुनेंगे। आपने देखा होगा जो आरोपी लिस्ट है सीबीआई की, उसमें 13 नंबर आरोपी जो है उसका नाम है सनी मारवा। तो सनी मारवा के पिताजी हैं जिनका नाम है कुलविंदर मारवा। ये सब एक साथ काम करते हैं, एक ही कंपनी में डायरेक्टर इत्यादि है, बेटे पिता सब। तो ये कुलविंदर मारवा का एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आया है जिसमें वो पूरा मोडस ऑपरेंडाई, किस प्रकार से कमीशन खाया जाता था और केजरीवाल सरकार की नीति कैसी थी, इसका पर्दाफाश करते हैं। मैं अब निवेदन करूंगा मंच से कि जरा लाइट को धीमी करके अरविंद केजरीवाल जी के काले कारनामों को स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से देखा जाए और आप सब भी